Hello children, welcome to the digital classes of Christ Church Convent Kadawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 12th. Subject is economics. Chapter number 2, part B, national income, part 5. In previous module you studied how to calculate national income by वैल्यू एडेड मेथड। इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस रखना चाहिए। पहला है नॉट टू इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। यदि उसको हम ऐड करते हैं तो उससे डबल काउंटिंग उसकी हो जाती है, इसलिए वो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है नॉट टू इंक्लूड सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जब फर्स्ट हैंड कोई चीज़ खरीदी या बेची गई है तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है उस साल में। जैसे मान लो हीरो होंडा है, मतलब कोई बाइक है, तो जिस ईयर में वो परचेस हुई है वो उस साल की मैन्युफैक्चरिंग में वो काउंट हो चुकी है। अब 5 साल बाद यदि उसे बेचा जाता है सेकंड हैंड, तो उस समय हम उसको फिर से यदि काउंट कर लेंगे तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम वहाँ से हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, केवल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स हुआ है। इसलिए कभी भी जो सेल या परचेस है सेकंड हैंड गुड्स का, वो वैल्यू एडेड मेथड में हम उसको नहीं देखते। तीसरा है नॉट टू इंक्लूड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो पेड सर्विसेज नहीं है, खुद के लिए की गई हैं। यदि कोई किसान सब्जी उगाता है और वो सब्जियां बाज़ार में बेचने के लिए हैं तो वो काउंटिंग में आएंगी। लेकिन यदि उसने अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगा रखी हैं और वो खुद के खाने के लिए, खुद के घर के लिए उपयोग में ले रहा है, तो फिर वो उसमें काउंट नहीं होंगी, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो डोमेस्टिक लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ्स, उनकी जो सर्विसेज हैं वो सेल्फ अपनी फैमिली के लिए होती हैं, आउट ऑफ इमोशंस होती हैं, आउट ऑफ फीलिंग्स होती हैं, और उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता। तो वो इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज, वो वैल्यू एडेड मेथड में काउंट नहीं की जाएंगी। फिर फोर्थ है पेड सर्विसेज सच एज मेड्स, ड्राइवर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स, ये इंक्लूड होंगी क्योंकि उनको पैसा दिया जा रहा है उनकी सर्विस के बदले में। फिफ्थ है टू इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यदि करंट ईयर में जो भी सेल्फ कंजम्पशन हुआ है, खुद के उपयोग के लिए जो चीज़ उपयोग में लाई गई है, तो उसे हम यहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। टू इंक्लूड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। लोग अपने खुद के घरों में रहते हैं, उसका कोई रेंट नहीं देते, लेकिन यदि मान लो वो उसको किसी और को दे दें तो उससे उनको पैसा मिलेगा। सो जो भी एस्टिमेटेड मार्केट रेंट होता है वो उसमें इंक्लूड होगा। सेवेंथ है इंक्लूजन ऑफ चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री। यदि कोई भी इस प्रकार का चेंज हो रहा है इन्वेंट्रीज़ में, गुड्स में, यानी कि उसके स्टोर्स में, तो वो उसमें ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है कि डबल काउंटिंग क्या है। तो डबल काउंटिंग को तुम ऐसा समझ सकते हो कि यदि मान लो किसी कल्टीवेटर ने 500 kg वीट प्रोड्यूस किया और उसको 5000 रुपीज़ में किसी फ्लोर मिल वाले को बेच दिया, तो वीट का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत कितनी है? 5000, है ना। तो अब फ्लोर मिल वाला है, उसने उस फ्लोर मिल वाले ने उस गेहूं से बनाया आटा
और उस आटे को 7,000 रुपये में बेचा। तो फ्लोर मिल वाले ने 7,000 रुपये का प्रोडक्शन नहीं किया, उसने केवल 2,000 रुपये की वैल्यू ऐड की है, क्योंकि 5,000 रुपये का तो गेहूँ उसने किसान से ख़रीदा था। तो हम 5 + 7 12,000 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल कितना हुआ? 5,000 + 2,000 टू कन्वर्ट वीट इनटू फ्लोर, तो ये होना चाहिए। अब जो फ्लोर उसने बनाया आटा, उसने किसी बेकरी वाले को दे दिया और बेकरी वाले ने वो सब कुछ बना करके कितने में बेच दिया उसको? 10,000 रुपये में बेचा। तो बेकरी वाले का प्रोडक्शन 10,000 नहीं है, क्योंकि 7,000 का उसने आटा लिया है। तो 7,000 तो जो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है ही है उसके पास, उसने उसमें वैल्यू ऐड करी है 3,000 की, तो केवल 3,000 ही उसमें काउंट किया जाएगा। यदि तुम इसको इस तरीके से काउंट करोगे कि 5,000 का गेहूँ, 7,000 का आटा और 10,000 का बेकरी, तो टोटल तुम्हारे पास हो जाएंगे 22,000, जो कि गलत है, क्योंकि तुमने इसमें हर बार गेहूं के पैसे जोड़े हैं 5,000 रुपये, तो ये जुड़ गए, तो ये गलत हो रहा है। तो सही क्या होगा? गेहूं के पैसे एक बार जोड़ना चाहिए जो 5,000 रुपये का है। उसके बाद 5,000 का गेहूं, आटा बिका 7,000 में, केवल 2,000 रुपये ही ऐड किए उसने वैल्यू, और 7,000 का आटा जिसने ख़रीदा था बेकरी वाले ने, उसने 10,000 रुपये की पूरी बेकरी बना के बेच दी। तो 7,000 तो उसकी कीमत थी, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट थी, तो वो ऐड नहीं होगी। उसने क्या वैल्यू एडिशन किया है वो मायना रखता है, तो केवल वही हम ऐड करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पर। और इसको डबल काउंटिंग से बचने के लिए तुम देख सकते हो कि फाइनल आउटपुट मेथड क्या होगी। टोटल 10,000, 5,000 गेहूँ के, 2,000 रुपये जिस आटा बनाने के लिए जो उसने मशीन और डेप्रिसिएशन उसका लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट चार्जेस वो, और 3,000 रुपये फिर से जो बेकरी वाले ने ऐड किया है, और मतलब उसको बेक करने के लिए, और जो फ्यूल वगैरह उसका लगा होगा वो। तो टोटल वैल्यू एडेड मेथड से यदि तुम निकालोगे तो यहाँ पर नेशनल इनकम का टोटल होगा 10,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम आते हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड में हमको जो चीज़ें देखना है, वहाँ पर हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होंगी नेशनल इनकम निकालने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एडअप कर दो सारी इनकम्स को जो कि किसी कंट्री के सिटीजन्स ने, पीपल ने अर्न की हैं पूरे एक साल में, एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में। जब उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो हमारी स्टेप्स क्या हैं? 4 स्टेप्स तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रही हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग एंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग फैक्टर्स। दूसरा है फैक्टर पेमेंट को क्लासीफाई करो, फैक्टर पेमेंट को एस्टिमेट करो, और उसके बाद नेट फैक्टर इनकम निकालो अब्रॉड से। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, है ना। इस मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं। अब फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है तो या तो वो मानसिक श्रम करता है या शारीरिक, यानी फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर। यदि वो फिजिकल लेबर कर रहा है तो उसको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, है ना, जो कि मॉनेटरी फॉर्म में हो सकती हैं। यानी कि मज़दूर को दी जाने वाली जो मज़दूरी होती है उसे हम वेजेस कहते हैं, और जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उन्हीं को दी जाने वाली मज़दूरी को हम सैलरीज कहते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जितने भी उसको बोनस मिल रहे हैं या डेयरनेस अलाउंसेस है, कमीशन एट्सेट्रा है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। जो उसको भत्ते मिल रहे हैं, उसकी बेसिक पे स्केल के अलावा उसको जो एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं वो भी उसकी इनकम में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉई को मिलने वाली मजदूरी, अब वो मजदूरी किसी भी तरीके से हो सकती है, शारीरिक श्रम के लिए यानी फिजिकल लेबर के लिए, या फिर मेंटल लेबर के लिए। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर भी फ़ीस लेता है, तो उसकी फ़ीस जो है उसकी वेजेस है एक्चुअली। लॉयर जो फ़ीस लेता है वो उसकी वेजेस है, या टीचर्स उनको सैलरी मिलती है वो उसकी वेजेस है। तो ये वेजेस एंड सैलरी उसमें इंक्लूड होगी जो कैश के फॉर्म में मिल रही है। और दूसरी है
नॉन कैश के फॉर्म में, नॉन कैश के फॉर्म में जो मिल रही है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, उसको अपनी तनख्वाह के अलावा उसे रहने के लिए बंगला मिला है, क्वार्टर, सर्वेंट्स मिले हैं, या उसको पेट्रोल का खर्च मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसकी इनकम में इंक्लूड होंगी, क्योंकि तभी उसकी ग्रॉस इनकम या रियल इनकम उसको हम कहते हैं। तो उसको जितनी फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ मिल रही हैं वो सब भी उसकी वेजेस या सैलरी में इंक्लूड की जाएगी। तब पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मतलब उसमें इनकम में इंक्लूड हो रही हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। अब कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करना है, इसमें से एम्प्लॉय का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए हो, तो वो यहाँ पर इसमें ऐड नहीं होगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे पीपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फ़ंड, ग्रेच्युटी फ़ंड या लेबर वेलफेयर फ़ंड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये उसमें जो होंगे अब ऐड कौन कौन से तुम नहीं करोगे। यदि कोई कंट्रीब्यूशन किया है थर्ड पार्टी ने, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने, तुम्हारी गाड़ी के लिए या तुम्हारे माल के लिए बीमा जो हुआ वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो वो ऐड नहीं होता इसमें। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो उसकी कॉम्पनसेशन से ही डिडक्ट होके पीपीएफ में जाता है, जो उसकी टोटल सैलरी होती है। मान लो उसकी टोटल सैलरी 10,000 रुपये है और 12% पीपीएफ में जाना है, तो 10,000 रुपये सैलरी में ऑलरेडी अपन उसको काउंट कर चुके हैं। तो जो 12% कट के उसका पीपीएफ में जा रहा है वो उसकी सैलरी का एक हिस्सा है, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना जो ऐड नहीं होती उसकी वेजेस या सैलरी में से। देन फिर आते हैं हम रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का मतलब है यदि हम इसको एग्रीकल्चरल मोड में देखेंगे तो रेंट का मतलब होता है लगान, और यदि हम इसको बिल्डिंग के फॉर्म में देखते हैं, हाउस के फॉर्म में देखते हैं, तो उसका मतलब होता है किराया। तो रेंट का मतलब होता है एक्चुअल रेंट, मतलब जिसको कि अपन लेट आउट रेंट कहते हैं, और इम्प्यूटेड रेंट मतलब कि खुद की प्रॉपर्टी के लिए भी। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि यदि तुमने कोई किराने की दुकान खोली और वो किराए पर ली है, तो तुम उसे किराया दे रहे हो, इसलिए वो जिसको तुम किराया दे रहे हो उसे किराए से इनकम हो रही है, रेंटल इनकम जिसको हम कहते हैं। लेकिन मान लो तुमने ऐसी दुकान खोली है और वो तुम्हारे घर में ही है, नीचे तुमने दुकान खोल ली है शटर डाल करके, यदि तुम उस जगह पर दुकान नहीं खोलते और किसी और को देते, तो उसका तुम्हें कितना किराया मिलता, तो वो इनकम में काउंट किया जाएगा, नेशनल इनकम में वो काउंट होगा। और रॉयल्टी का मतलब होता है कि एक बार वो काम किया जाएगा, उसका पेमेंट एक बार होगा, लेकिन उसके सक्सेसिव ईयर्स में उससे प्रॉफिट्स रिसीव होते रहते हैं। जैसे कि जो खदान वगैरह होती है उसकी रॉयल्टी उन्हें सरकार को पे करना होती है। एक बार अलॉटमेंट होता है, उसका लमसम पेमेंट गवर्नमेंट को वो करते हैं, उसके बाद एवरी ईयर रॉयल्टी, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें गवर्नमेंट को उसका एक शेयर देना होता है जो रॉयल्टी कहलाता है। या सिंगर्स, वो एक बार गाना गाते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो कैसेट रिलीज़ होगी या जितनी बार भी वो गाना फिर से रिकॉर्ड होगा अदर फॉर्म्स में, उसका रिमिक्स बनेगा, तो उसको उनकी रॉयल्टी मिलेगी, ऐसी चीज़ों की। तो ये रॉयल्टी कहलाती है। फिर उसके बाद अपन आते हैं इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कैपिटल के अगेंस्ट में दिया जाता है, मतलब कैपिटल का रेम्यूनरेशन है, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, या तो वो खुद की हो सकती है या किसी और के द्वारा ली जा सकती है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा। तो अब कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएंगी? 3 चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी इंटरेस्ट में। पहला, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, सरकार ने जनता से लोन लिया है किसी फॉर्म में और उस पर इंटरेस्ट दे रही है, वो ऐड नहीं होगा। दूसरा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, कंजम्पशन पे जो लोन लिया गया, मतलब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं है, कंजम्पशन पर्पस के लिए है कि तेरहवीं हो रही है तो लोन ले लिया किसी से उधार, या गाड़ी खरीद ली, घर ले लिया, कंजम्पशन पर्पस होगा।
और इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, ये भी इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि जो फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो उसके नेट प्रॉफिट में वो जो उसका प्रॉफिट है वो एक्चुअली नेशनल इनकम में पहले से ही ऐड हो रहा है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरी फर्म को, इसलिए वो इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं होगा। और चौथे नंबर पे होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रेसिडुअल ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ रिसीव्ड एंड इट्स अ रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो कुछ काम करता है साल भर में जो भी चीज़ें बनाता है, गुड सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन करता है, तो उसके बदले में उसे वो चीज़ मिलती है। तो प्रॉफिट का यूज़ अब वो कहाँ कहाँ होता है, कॉर्पोरेट टैक्स पे करने में होता है, डिविडेंड पे करता है वो, या कोई रिटेन अर्निंग होती है उसके पास, या दूसरे प्रकार से, तो वो चीज़ भी इसमें ऐड होगी। और पाँचवें नंबर पे जो चीज़ इसमें ऐड होती है इनकम मेथड में, वो है तुम्हारे पास मिक्स्ड इनकम, है ना। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम विच इज़ जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे कि फॉर्म वर्कर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, या इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स कह लो, अपन चाय वाला, खोमचा वाला, फुल्की वाला, आलू बंडा वाला, ये सब। तो मिक्स्ड इनकम अराइज फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही आदमी सब कुछ काम कर रहा है, उसी की दुकान है, उसी की कैपिटल है, वही वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो पांचों चीज़ें उसी को मिल रही हैं। खुद का बिजनेस है तो जगह उसकी, कैपिटल उसकी, लेबर उसका, और प्रॉफिट भी उसका, सारी चीज़ें, चारों चीज़ें उसी को जा रही हैं, ये कहलाती है मिक्स्ड इनकम। तो हम एक बार फिर से उसको अपन देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से, सॉरी इनकम मेथड में जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें चार चीज़ें तुम्हें याद में रखना है। पहली चीज़ हो गई तुम्हारे पास क्या, वेजेस या सैलरी। दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारे पास इंटरेस्ट। तीसरी चीज़ हो गई रेंट। चौथी चीज़ हो गई प्रॉफिट। और पांचवी चीज़ हो गई मिक्स्ड इनकम। इन सब का टोटल विच इज़ अर्न बाय सिटीज़न, or you can say the people of a country, people of the nation, तो sum of all these goods and services remuneration is called national income by income method। ठीक है, अब कौन कौन से प्रिकॉशंस इसमें लेना चाहिए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।